जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, कोई संघर्ष में बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं और डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उनको भी करके दिखाना है। मतलब अपने लक्ष्य के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए और जिन लोगों ने आपसे कहा था कि आपसे ऐसा नहीं हो पाएगा, उनको आपको जीत के दिखाना है। इसी क्रम में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए ये सारे प्रश्न आपको जरूर सफलता दिलाएंगे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां देखिए विकल्प के रूप में पहला दिया गया है 21 जुलाई, दूसरा दिया गया है 22 जुलाई, तीसरा दिया गया है 25 जुलाई और चौथा दिया गया है यहां 24 जुलाई। हमारा यहां जो सही विकल्प होगा मित्रों, विकल्प नंबर डी सही होगा, 24 जुलाई। अब यहां हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको जाने जिससे हमारे प्रश्न गलत ना हो। जैसे अगर हम बात करें 24 जुलाई 1860 ईस्वी में आयकर की स्थापना या आयकर का शुरुआत किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो आपको यहां एक नाम याद रखना है, जेम्स विल्सन के द्वारा आयकर प्रारंभ किया गया। और ये क्यों किया गया? क्योंकि 1857 की क्रांति, जो पहली क्रांति थी, उस क्रांति से भारी नुकसान जो अंग्रेजों का हुआ था, उसी को भरपाई करने के लिए आयकर की स्थापना की गई। अब आयकर, जिसे इनकम टैक्स के नाम से जाना जाता है, यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। अब यहां आपसे यह समझना जरूरी है आपको कि प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है। जो डायरेक्ट उपभोक्ता से ली जाए या जिस पर लगाया जाए उसी से लिया जाए, वह डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर वह कर है जैसे हम मार्केट से तमाम सारे संसाधनों का उपयोग में ले आते हैं खरीदारी करके, तो उसमें कंपनियां ऑल टैक्स इंक्लूड की रहती हैं। तो सरकार कंपनियों पर टैक्स लगाती है और वह टैक्स पे कौन करता है? उपभोक्ता करता है। तो वह प्रकार का टैक्स जो है वो अप्रत्यक्ष टैक्स में आता है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि ये जो प्रत्यक्ष कर है, इसको रेगुलेट करने के लिए या इसको शक्ति कहां से प्रदान होती है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनाई गई, CBDT। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसको स्थापित किया गया और इसे शक्ति कहां से प्राप्त होती है? तो राजस्व अधिनियम 1963 के द्वारा इसे शक्ति प्रदान होती है। साथ ही साथ अभी हाल ही में CBDT के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। इनको याद रखना है, नितिन गुप्ता जी हाल ही में CBDT के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। अब यहां बात हो रहा था दोस्तों प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में। तो हम लोगों ने दोस्तों प्रत्यक्ष कर के बारे में देखा, तो एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर के रूप में GST गुड सर्विस टैक्स, इससे भी प्रश्न बनता है। क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं अगर हम इस पे एक नजर डालें? देखें GST की स्थापना किस समिति के आधार पर किया गया? तो विजय केलकर समिति के आधार पर GST की स्थापना की गई। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यह लागू कब किया गया, तो 1 जुलाई 2017 में भारत में लागू किया गया। और विश्व में सबसे पहले GST कहां लागू हुआ था? तो
फ्रांस में लागू हुआ था 1954 ईस्वी में। साथ ही साथ अगर हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दिवस यहाँ से जीएसटी से संबंधित भी है, आपसे हाल ही में पढ़ा है कि राष्ट्रीय जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी का संबंध किससे देश से है। मतलब आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है। तो हमारे विकल्प दिए गए, पहला इक्वाडोर, दूसरा जापान, तीसरा इटली, चौथा फिलीपींस। तो हमारा जो सही विकल्प होगा दोस्तों, विकल्प नंबर 20 सही होगा, जापान। मतलब सकुराजिमा ज्वालामुखी का संबंध कहां से है, जापान से है। यह किस प्रकार का ज्वालामुखी है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब यहां ज्वालामुखी से बात हो रही है, तो हम पहले कुछ जापान से संबंधित चीजें देख लें जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। यहां के प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो कसीदो जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ यहाँ के संसद को, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि जापान के संसद को क्या कहा जाता है, तो डाइट, जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। और हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम शिंजो आबे था, इनको नारा में गोलियों के द्वारा भूनकर गोलियों से इनकी हत्या कर दी गई। अब यहां जापान से एक प्रश्न और भी आपको याद रखना है कि जापान मुख्यतः 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। वो कौन से हैं, तो आपका सबसे पहला होक्काइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा शोकोकु और चौथा जो है क्यूशु है। और जापान की राजधानी टोक्यो किस पे स्थित है, होन्शु पर है। और होन्शु जो है चारों द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। एक प्रश्न और भी जानिए कि हिरोशिमा परमाणु दुर्घटना का संबंध, हिरोशिमा परमाणु दुर्घटना कब घटा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में। यहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में परमाणु दुर्घटना हुआ था। और फिर नाकासाकी जो कि यहां का शहर है, तो यहां पर 9 अगस्त को दूसरा परमाणु दुर्घटना घटा था 1945 में ही। अब यहां बात हो रही है दोस्तों ज्वालामुखी से। तो ज्वालामुखी से प्रश्न बनता है कि ज्वालामुखी जो फटता है तो उसके अंदर जो गलित पदार्थ है या गलित द्रवित पदार्थ है वो क्या कहलाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जब तक ज्वालामुखी के अंदर गलित पदार्थ है उसका नाम होता है मैग्मा गलित पदार्थ को कहते हैं और ये ज्वालामुखी के अंदर का भाग होता है। लेकिन जैसे ही ज्वालामुखी जब फूटता है और ये बाहर निकलता है, ये सारे रिलीज हो जाते हैं गलित पदार्थ, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लावा। दोस्तों ये याद रखना है, इसे लावा कहा जाता है। और इस स्थिति को, जो जहां से ये फूट के निकल रहा है, इस स्थिति को कहते हैं क्रेटर। और जब यह स्थिति और बड़ी हो जाए, यह स्थिति काफी दूर तक फैल जाए, तो इसी को कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर बात हो रही थी ज्वालामुखी के बारे में, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जापान का। तो हम कुछ ज्वालामुखी के बारे में बात कर लें जो कि परीक्षाओं में बने रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो हवाई द्वीप, यूएसए का हवाई द्वीप का किलायू है। क्या है दोस्तों, किलायू। लेकिन यहां पर केवल पूछा क्या जा रहा है, सक्रिय ज्वालामुखी। लेकिन अगर आकार के आधार पर देखा जाए, मतलब उसका जो एरिया है उस एरिया के आधार पर देखा जाए, तो इसका जो आंसर होगा वह आपका बदल के क्या होगा, मोना लोआ होगा, जो कि यूएसए में ही हवाई द्वीप पर स्थित है। अब अगर हम बात करें कुछ ज्वालामुखी जिनका नाम पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी या यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। जैसे अगर हम बात करें कोटोपैक्सी की, तो यह कहां स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। अगर हम बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, भूमध्य सागर का
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अगर आप विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठाकर देख लेंगे दोस्तों, तो लगातार यह प्रश्न बना हुआ है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है, जो कि इटली में स्थित है। साथ ही साथ अब अगर हम भारत के बारे में बात करें, तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, उसका नाम क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इसका नाम जो है ये बैरन द्वीप है, बैरन ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य। आज के सीरीज में जो प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों, आने वाली परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप देखिए बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है, तो देखिए यहां दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, फिर असम, फिर उसके बाद मेघालय। जो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों, या विकल्प नंबर सी सही होगा, असम राज्य से संबंधित है। अब यहां असम से संबंधित कुछ चीजें अगर हम देखें क्विक रिवीजन के रूप में, असम की राजधानी क्या है दोस्तों, तो दिसपुर यहां की राजधानी है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जबकि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो जगदीश मुखी जी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब यहां बात करें, असम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, यह भी परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सा भारत का राज्य है जिसे कामरूप के नाम से जाना जाता था। जैसे उड़ीसा को उत्कल के नाम से या कलिंग के नाम से जाना जाता था, ऐसे असम को कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। तो ये बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य का संबंध कहां से है, असम से है। और यह अगर हम बात करें देहिंग पटकोई वन्य जीव अभयारण्य का संबंध, या भारत का नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य कौन है, तो देहिंग पटकोई वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि संबंधित कहां है दोस्तों, असम से संबंधित है। रायमोना वन्य जीव अभयारण्य का संबंध कहां से है, तो यह भी संबंधित है असम राज्य से। और असम राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, टोटल 7 वन्य जीव अभयारण्य है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, हाल ही में एक प्रश्न चर्चा में रहा है दोस्तों कि नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किन 2 राज्यों से है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया, और उसी का संबंध है नामसाई घोषणा पत्र से। अगर हम बात करें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में कि पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य जो कि पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, अगर हम बात कर लें अरुणाचल प्रदेश, तो यह भी सीमा साझा करता है असम से। अगर हम बात करें नागालैंड की, यह भी साझा करता है। बात करें मेघालय की, बात करें मिजोरम की, बात करें त्रिपुरा की, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे राज्य जो हैं, इन राज्यों से ये अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, मणिपुर एक छूट रहा है दोस्तों, मणिपुर, ये जो 6 राज्य हैं, इन राज्यों से असम अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर भारत का पहला तेल का कुआं किस राज्य में खोदा गया था, तो असम राज्य के डिगबोई में खोदा गया था। साथ ही साथ राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का संबंध किस राज्य से है, तो असम राज्य से है। और किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, धुबरी से सदिया तक। यहीं पर राष्ट्रीय राजमार्ग वाटरवे नंबर 1 की बात करें तो ये गंगा नदी पर है, और यहां कहां से कहां तक, प्रयागराज से हल्दिया तक। एक प्रश्न यहां ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है
कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही मांजुली द्वीप बना हुआ है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। आइए दोस्तों इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहां से शुरू किया गया? यहां देखिए पहला दिया गया बेंगलुरु, दूसरा केरल, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। हमारा इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों, विकल्प नंबर ए सही होगा। बेंगलुरु से प्रारंभ किया गया भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक। अब ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की बात हो रही है यहां, तो ब्रेन हेल्थ क्लिनिक से संबंधित इसका उद्देश्य क्या है हम जान लें पहले। तो मानसिक स्थिति को मजबूत करना या मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बेंगलुरु, तो यह कर्नाटक राज्य की राजधानी है। अब यहां से अगर हम देखें तो यहां के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री जो है ये बासवराज बोमई जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो थावर चंद गहलोत जी यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। अब यहां से एक प्रश्न आपको जरूर याद रखना है कि यह भारत का पहला है। जैसे आपने सुना होगा या प्रश्न के माध्यम से आपको पता होगा कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चलता है, ऐसे ही कर्नाटक में अम्मा क्लिनिक चलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां कर्नाटक राज्य से संबंधित, तो कर्नाटक राज्य से ही संबंधित है कोलार की खान। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कोलार की खान। अब बात किया जाता है कि कोलार की खान किससे संबंधित है? तो ये सोने की खान है। किसकी खान है दोस्तों? सोने की खान है। और किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जोग जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें इतिहास से, तो विजयनगर साम्राज्य का संबंध भारत के आधुनिक में किस राज्य से है? तो कर्नाटक राज्य से है। और विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। यहां से एक प्रश्न और भी याद रखिए, आपसे पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक था, या विजयनगर के साम्राज्यों में सबसे प्रतापी शासक के रूप में कृष्णदेव राय को माना जाता है। और इनके द्वारा एक प्रसिद्ध बुक लिखी गई है आमुक्तमाल्यक। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आमुक्तमाल्यक किसकी बुक है? तो कृष्णदेव राय की यह बुक है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यहां देखिए पहला दिया गया अमित शाह, दूसरा दिया गया नरेंद्र मोदी, तीसरा दिया गया जितेंद्र सिंह, चौथा दिया गया राजनाथ सिंह। दोस्तों इसमें हमारा सही विकल्प जो है विकल्प नंबर सी सही है, जितेंद्र सिंह जी। केंद्रीय पृथ्वी मंत्री कौन है? तो ये जितेंद्र सिंह जी हैं। और इनके द्वारा अंटार्कटिक विधेयक 2022 प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? अब यहां हम जाने कि ये अंटार्कटिक जो है विश्व में कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो कुल विश्व में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं। अब इन महाद्वीपों में आपको नाम इनका याद होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, पहला एशिया, अफ्रीका, उसके बाद फिर आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां तो आपका आ जाता है अंटार्कटिका, साथ ही साथ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगर हम सबसे बड़े महाद्वीप के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये एशिया है। और अगर सबसे छोटे की बात करें तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया है। और ये अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिक महाद्वीप, ये किस क्रम में आता है? तो इसका क्रम जो है ये क्षेत्रफल के आधार पर 5वें स्थान पर आता है। अब आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कि विश्व का कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे निर्जन महाद्वीप या इसी को कह लीजिए श्वेत महाद्वीप या इसी को कह लीजिए विज्ञान के लिए
महाद्वीप या इसी को गतिशील महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इन सारे का प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों, या अंटार्कटिक महाद्वीप जो है ये इसी को ही निर्जन महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप या साइंस के लिए, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, तो विल्सन मैसिफ जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। इसकी खोज किसने किया था, तो जेम्स कुक नामक नाविक ने इसकी खोज की थी। अब यहां से एक प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है कि भारत के द्वारा जो अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं अंटार्कटिका पर, वो कौन कौन से हैं। तो हम जान ले 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कौन, दक्षिण गंगोत्री, साथ ही साथ दूसरा जो आपका है मैत्री, और तीसरा जो आपका है ये भारती। ये 3 अनुसंधान केंद्र जो हैं ये स्थापित किए गए हैं कहां, अंटार्कटिका में। और इसमें कौन निष्क्रिय है या पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, तो दक्षिण गंगोत्री जो है पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है। यकीन मानिए दोस्तों, ये जितने प्रश्न आपको बताए गए हैं ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इस सेशन का एक ही उद्देश्य है कि करंट के साथ साथ आपको ऐसे स्टैटिक जीके जो लगातार परीक्षाओं में बने रहते हैं उनसे आपको रूबरू कराना और लगातार आपके टच में रखना, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप गलती ना करें। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के द्वारा ई-अमृत मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया। देखिए यहां पहला दिया गया नीति आयोग, दूसरा रक्षा मंत्रालय, तीसरा स्वास्थ्य मंत्रालय, चौथा शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। नीति आयोग के द्वारा ई-अमृत मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया। अब यहां ई-अमृत, ई से इलेक्ट्रिक है और अमृत जैसे कि पहले से विदित है कि वर्ष 2022 को आजादी के 75वें अमृत वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा पहले से की जा चुकी है। तो यहां अमृत जो है ये आजादी के अमृत महोत्सव से लिया गया है। अगर हम बात करें यहां नीति आयोग जो कि एक महत्वपूर्ण आयोग है और यहां से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न बने रहते हैं। अगर हम बात करें नीति आयोग की दोस्तों क्विक रिवीजन के रूप में, तो नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है, तो योजना आयोग के स्थान पे गठन किया गया है नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर हम यही बात करें कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया पहले अध्यक्ष थे। दूसरे कौन थे, तो दूसरे यहां आपको याद रखना है राजीव कुमार जी। साथ ही साथ तीसरे कौन उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो डॉक्टर सुमन बेरी। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी आपका ऐसा प्रश्न आ सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरे क्रम का। तो यहां से परीक्षाओं का ट्रेंड रहा है, तो आप इसको याद रखिए। अगर हम बात करें सीईओ के रूप में कौन रहे, पहले सिंधु खुल्लर जो हैं ये पहले सीईओ रहे नीति आयोग के। दूसरे कौन रहे, तो अभिताभ कांत जी रहे। साथ ही साथ वर्तमान में कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर जो हैं ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं और उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुमन बेरी हैं। अब यहां से आपको याद रखना है ई-अमृत मोबाइल ऐप। आपको याद आ रहा होगा कि बजट में इलेक्ट्रिक सेवाओं को या इलेक्ट्रिक संसाधनों की वृद्धि के लिए एक योजना चलाई गई है। तो हम अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इसको बता दे रहे हैं, इसका नाम फेम योजना है। क्या है, फेम है। फेम योजना के नाम से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां हाल ही में यहां रक्षा मंत्रालय से अगर आप बात करें तो भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह जी हैं। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया हैं। जबकि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा मंत्रालय, जो कि 2015 से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। इसके प्रमुख कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं।
धर्मेंद्र प्रधान। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा रैंप योजना भारत और किस संस्थान के साझेदारी से प्रारंभ हुआ। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ये भी जो योजना है लगातार परीक्षाओं में बनी हुई है या सुर्खियों में बनी हुई है, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। जैसे हम अगर बात करें, पहला दिया गया IMF, दूसरा दिया गया विश्व बैंक, तीसरा दिया गया WTO है मित्रों, इसको सही कर लीजिएगा, WTO, और लास्ट आपका चौथा दिया गया है ADB। यहां हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, विश्व बैंक। भारत और विश्व बैंक, भारत और विश्व बैंक के साझेदारी योजना क्या है, रैंप। अब यहां रैंप से आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म क्या है, राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। मतलब जो लघु सूक्ष्म उद्यम है उनका परफॉर्मेंस या उनके उद्योगों के प्रति बढ़ावा या उनको जागरूकता फैलाना, अपने उद्योगों को आगे प्रमोट करने के लिए या उसको बढ़ाने में, इसका मेन उद्देश्य यही है। अब अगर हम बात करें विश्व बैंक की, तो आप एक प्रश्न पूछा गया है आपसे हाल ही की परीक्षा में कि कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इनको जुड़वा बहनों के रूप में जाना जाता है। इनका गठन किस आधार पे हुआ था, तो बूटेन वर्ल्ड सम्मेलन के आधार पर 1944 में इन दोनों का एक साथ गठन किया गया था और इनका मुख्यालय कहां है, वाशिंगटन DC में है। अगर हम बात करें विश्व बैंक के प्रमुख कौन है, तो डेविड मालपास हैं, और मुख्यालय जो वाशिंगटन DC है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है और ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। अब यहां से एक प्रश्न और भी राजनीति शास्त्र से, पॉलिटी से पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी समितियां हैं जो जुड़वा बहनों के नाम से जानी जाती हैं। तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। अगर एक प्रश्न और देखें कि भारत के कौन से ऐसे दो शहर हैं जिनको जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो हैं जुड़वा बहनों के नाम से जाने जाते हैं। अब यहीं पर अगर हम बात कर लें WTO की, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से भी प्रश्न बना है दोस्तों। तो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था, 1995 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय कहां है, जिनेवा में है। और इसकी प्रमुख कौन है, पहली महिला जो हैं नाकोंजी ओकोंजा इवेला जी जो हैं इसकी प्रमुख हैं। अगर हम बात करें ADB की, तो इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया था। ये सारे संस्थान हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहे हैं, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष कि ध्वज संहिता में संशोधन किया गया। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहला दिया गया 2003, दूसरा दिया गया 2007 और तीसरा दिया गया 2002 और चौथा दिया गया 2005। हमारा सही जो ऑप्शन है 2002 की ध्वज संहिता में संशोधन किया गया। अब हम पहले ये जाने कि 2002 में ध्वज संहिता क्या कहता था। तो आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो ध्वजारोहण का समय निर्धारित होता था सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ध्वजारोहण किया जा सकता था, जिसमें संशोधन किया गया है कि अब आप ध्वजारोहण कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपका शर्त है कि ध्वज का सम्मान होना चाहिए। कहीं पर किसी प्रकार का ऐसा ना हो फील हो कि ध्वज का अपमान हो रहा है, क्योंकि वो राष्ट्र का गौरव क्या है, आपका तिरंगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें पॉलिस्टर के झंडे बैन थे, जो कि अब पॉलिस्टर के झंडों को भी क्या कर लिया गया है, बनाने की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो भारत अपना प्यारा भारतवर्ष है आजादी के जो 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो राष्ट्र प्रेम को जन तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए एक योजना हर घर झंडा योजना प्रारंभ किया गया है। ये किसकी योजना है, तो केंद्र सरकार की यह योजना है। अब यहां से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। जैसे हाल ही में हमने झंडा दिवस मनाया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि झंडा दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 22 अगस्त 1947 को झंडे को क्या किया जाता,
प्रतीक के रूप में मान्यता दी गई थी या इसे चुना गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें 26 नवंबर 1949, यह भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मअर्पित किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें 9 दिसंबर 1946 चर्चा में प्रश्न बना रहता है, क्योंकि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक बुलाई गई, उसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ पूछा जाता है कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, तो यहां पर 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। साथ ही साथ आपको यहां याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान भारत में पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में पूर्ण रूप से लागू हुआ था, परंतु जब भारत आजाद हुआ था उस दौरान केवल 15 अनुच्छेदों के साथ संविधान को लागू किया गया था। ये सारे प्रश्न लगातार परीक्षाओं में बने रहते हैं और यहां सब एक समान लगते हैं, इसी कारण यहां से गलती होने की संभावना अत्यधिक होता है। आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें और अगला प्रश्न अपना देखें। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन कहां किया गया। देखिए पहला दिया गया अहमदाबाद, दूसरा दिल्ली, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हरियाणा। दोस्तों हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, दिल्ली में आयोजन किया गया। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन किया गया। ये क्या है, ये तलवारबाजी है, तलवारबाजी का एक खेल है और इसमें इस तरह की योजना यह पहली बार भारत में की जा रही है। और कहां से की जा रही है, दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम से। साथ ही साथ इसमें 12 राज्यों के 300 खिलाड़ी जो है इसमें भाग लेंगे। अब यहां दिल्ली से बातें हो रही हैं, तो 2 प्रश्न आपको दिल्ली से अत्यंत महत्वपूर्ण है जो याद रखना है दोस्तों, कि हरियाली योजना का प्रारंभ कहां से किया गया, तो दिल्ली से प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर कि भारत का पहला शहरी एलिवेटेड जो रोपवे सिस्टम है वो कहां से प्रारंभ किया गया, तो दिल्ली से प्रारंभ किया गया। दिल्ली में इसकी दूरी 10 किलोमीटर और हरियाणा में इसकी दूरी 19 किलोमीटर, टोटल दूरी जो है 29 किलोमीटर की रखी गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें, देखिए यहां टर्म में दिया गया है खेलो इंडिया, तो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था। तो आपको याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया था, तो ये हरियाणा के पंचकुला में किया गया था। और पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा, हरियाणा रहा। जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां किया गया, तो कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में किया गया और पहले स्थान पे कौन रहा, तो जैन यूनिवर्सिटी रहा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक प्रश्न आपको याद रखना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, और यहां के एलजी कौन है, तो विनय कुमार जी हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में किया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है, दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा की 70 सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं। यहां से एक प्रश्न पूछा और भी गया है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, तो 1911 में किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया कि जो कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी उसे परिवर्तित कर दिल्ली को किया जाए, और 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया। इसी क्रम में आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हाल ही में किस ऑस्कर नामांकित निर्देशक का निधन हो गया। अब देखिए यहां पहला दिया गया है बॉब राफेल्सन, दूसरा दिया गया भूपिंदर सिंह, तीसरा मोर्टी नॉर्मन और चौथा दिया गया डॉक्टर इनामुल हक। यहां से बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है। हमारा विकल्प नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बॉब राफेल्सन को
ऑस्कर नामांकित थे, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। तो ये किस सन में थे? तो याद रखना है आपका 1967 ईस्वी में और 1971 ईस्वी में, इन दोनों में ऑस्कर फिल्मों के लिए ये नामित किए गए थे। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें कि 2021 का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है, तो उसका नाम है कोडा, और बेस्ट अभिनेता के रूप में कौन है? तो विल स्मिथ है। अब यहां बात हो रही है निधन से, तो देखिए भारतीय गायक भूपिंदर सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भूपिंदर सिंह का हाल ही में निधन हो गया, ये किस विधा से संबंधित थे? तो ये गायन थे। साथ ही साथ मोटी नार्मन, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण पर्सन थे। या इनका संबंध किससे था? तो जेम्स बॉन्ड सीरीज की जितनी फिल्में होती थी, उनका जो टोन होता था, ट्यून होता था, वो कौन बना रहे थे? वो यही मोटी नार्मन बना रहे थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और यहां पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो पर्सनालिटी के रूप में दिया गया डॉक्टर इनामुल हक, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये बांग्लादेश के पुरातत्वविद, इतिहासकार और बांग्लादेश के राष्ट्रीय संग्रहालय के संचालक के रूप में सेवा देने वाले डॉक्टर इनामुल हक का भी हाल ही में निधन हो गया। तो आपको ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब यहां दो प्रश्न और भी याद रखिए, जैसे अभी हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का नारा में गोलियों के द्वारा हत्या कर दिया गया, उनको नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ 2021 का पद्म विभूषण सम्मान पाने वाले एकमात्र विदेशी जो थे वो कौन थे? तो शिंजो आबे जी थे। साथ ही साथ इस सेशन के साथ, मतलब इसी 10 प्रश्नों की सीरीज के साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न था और उनसे इर्द गिर्द जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उन सारे पर हम लोगों ने वार्तालाप किया। और इससे यह उम्मीद है कि आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छा करके आएंगे। और आपसे विदा लेने से पहले हम पुनः आपको 2 लाइन से छोड़ना चाहते हैं। देखिए, हार तो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती। मतलब अगर आप असफल हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने असफलता के कारणों को चिन्हित करिए और उन पर हिट करिए, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी और आप सफल होके ही रहेंगे। इन्हीं बिंदुओं के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। दोस्तों, आप अपना प्रेम स्नेह चैनल के प्रति जो बनाए रखे हैं, इसके लिए आभार, और हमेशा अपना प्रेम बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।